हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बेस्ट ऑनलाइन मेडिकल लेक्चर्स। पिछले वीडियो में हमने थायराइड हार्मोन्स की फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था, जो कि भाग फर्स्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने सिंथेसिस यानी थायराइड हार्मोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फिर से वो वीडियो देख लीजिए, पार्ट फर्स्ट। ओके, आज के दूसरे वीडियो में हम डिस्कस करते हैं रेगुलेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और फंक्शंस के बारे में। थायराइड हार्मोन्स रेगुलेशन यानी कंट्रोल कैसा होता है, इसका जो सीक्रेशन है इतने मिलीग्राम ही सीक्रेट होना है, तो कैसे वो कंट्रोल होता है। थायराइड हार्मोन का जो सीक्रेशन है, जो भी नॉर्मल वैल्यू है उसकी, वो नॉर्मल वैल्यू कितनी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। थायराइड फंक्शन टेस्ट में भी टाइमिंग रिमेंबर रख करिए कि वो जो भी सीक्रेट करता है वो कंट्रोल कैसा होता है हमारे बॉडी में, कम सीक्रेट होता है या ज़्यादा होता है, कंट्रोल कैसे हमारे बॉडी में होता है, उसको रेगुलेशन कहते हैं। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे और उसके बाद जो है फंक्शंस के बारे में। तो पहले आते हैं रेगुलेशन ऑफ दी थायराइड हार्मोन सीक्रेशन। ये जो एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में, फर्स्ट ईयर फिजियोलॉजी सब्जेक्ट में। ओके, सो रेगुलेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन्स जो है दो प्रकार से इसका रेगुलेशन होता है। एक तो होता है थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और एक होता है ऑटो रेगुलेशन। अब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सो आप जो है कंसिडर करिए, ये एक थायराइड ग्लैंड है। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है और थायराइड ग्लैंड जो है सीक्रेट करता है दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स हैं थायराइड के? एक्चुअली 3 हैं, T3, T4 और कैल्सिटोनिन। लेकिन हम डिस्कशन करते हैं T3 और T4 को। T3 यानी कि ट्राई आइडोथेरोनिन और T4 यानी कि टेट्राआइडोथेरोनिन, जिसको थायरॉक्सिन भी कहा जाता है। तो थायराइड हार्मोन्स T3 और T4, जनरली थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 और T4 को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो थायराइड का जो ये खून में यानी कि ब्लड में जो सीक्रेशन होता है, ये कंट्रोल कैसे होता है, यानी किसके अंडर है ये कंट्रोल? तो ये जो है कंट्रोल है और एक हार्मोन या और एक केमिकल सब्सटेंस के अंदर, जिसे कहते हैं TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो एक केमिकल या हार्मोन है जो खून में रहता है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है थायराइड के जो फॉलिकुलर सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करके थायराइड हार्मोन्स की पैदावार को बढ़ाता है। यानी कि थायराइड हार्मोन बनने के लिए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसको जोर डालता है, थायराइड सेल्स को मैसेज देता है कि ये जो है T3 T4 हार्मोन जो है खून में आप बना दीजिए, सीक्रेट करिए। ठीक है, तो ये जब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, ये कहाँ से रिलीज होता है? ये रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, उसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंडोक्राइनोलॉजी के वीडियो में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। टाइमिंग इतना याद रखिए, ये जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है एंटीरियर पिट्यूटरी से तकरीबन 6 हार्मोन्स होते हैं, लाइक ग्रोथ हार्मोन है, और जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एडिनोक्रोटिकोट्रोफिक हार्मोन है, ACTH। उसी तरह TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी सीक्रेट होता है। तो ये जो होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये खून में जाकर थायराइड ग्लैंड तक आता है और थायराइड ग्लैंड के फॉलिकुलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है ताकि T3 एंड T4 रिलीज हो। ठीक है, फिर और एक हार्मोन या केमिकल सब्सटेंस है जिसको हम थायराइड रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं या सिंपली थायराइड रिलीजिंग फैक्टर भी कहते हैं। ओके, TRF या TRH, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। तो ये जो है हाइपोथैलेमस से सीक्रेट होता है। हाइपोथैलेमस यानी ब्रेन का एक पार्ट है, उसके बारे में भी हम लेक्चर लेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। फिर उसके हाइपोथैलेमस के अंदर आर्क्यूएट न्यूक्लियस होता है, वहाँ से ये जो है केमिकल रिलीज होता है TRH यानी कि केमिकल एक हार्मोन है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, जिसको TRF यानी थायराइड रिलीजिंग फैक्टर भी कहा जाता है। तो ये जब खून में आकर या जाके पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। स्टिमुलेट को मैं ये प्लस साइन से सिग्निफिकेंट करता हूँ। ठीक है, जो जैसे ही थायराइड रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे दिया कि आप भाई TSH पैदा करो, तो ये TSH की पैदावार करेगा या प्रोडक्शन करेगा। फिर जो TSH जो है ब्लड के जरिए थायराइड ग्लैंड में आएगा तो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उसके थायराइड रिसेप्टर्स को जो है स्टिमुलेट करके कि T3 T4 प्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, ये कंटिन्यूस स्टिमुलेशन चलता रहता है। अगर कंटिन्यूस ऐसा स्टिमुलेशन चलता रहा तो थायराइड हार्मोन्स पैदा कंटिन्यूस होते ही रहेंगे।
ठीक है, लेकिन उसको रोकना भी ज़रूरी है। तो जब इसकी क्वांटिटी नॉर्मल यानी अपनी बॉडी को जितनी ज़रूरत है उतनी जब ज़रूरत हो जाती है अपनी बॉडी में पूरे सेल्स को, जब थायराइड हार्मोन की जितनी ज़रूरत है उतनी हो जाती है, तो जब क्या होता है यहाँ से नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म शुरू होता है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म यानी कि ये जो हार्मोन्स है जब ज़्यादा लेवल हो जाते हैं ये इनहिबिट करते हैं TSH के सीक्रेशन को और TRH के सीक्रेशन को। इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म बोलते हैं। यानी कि जब इसकी लेवल खून में ज़्यादा हो जाती है तो T3 T4 जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल पहुंचा देते हैं, बस अभी आप रोक दीजिए TSH का प्रोडक्शन। जैसे ही प्रोडक्शन रुक गया थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन भी रुक जाएगी और नॉर्मल पे आ जाएगी। ठीक है, उसी तरह थायराइड रिलीजिंग हार्मोन को भी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जैसे ही ज़्यादा लेवल हो गया अपने ब्लड में तो सिग्नल पहुंच जाता है हाइपोथैलेमस को, बस है अब आप ये है TRH प्रोडक्शन रोक दीजिए कुछ देर के लिए ताकि नॉर्मल। तो जैसे ही फिर से ये नॉर्मल आ गया, नॉर्मल T3 T4 हमारे ब्लड में जितना लेवल चाहिए उतना आ गया, तो जब क्या होगा, जब ये नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट खुद ब खुद रुक जाएगा। ओके, नेगेटिव फीडबैक इफेक्ट रुक जाने में क्या होगा, फिर से जो है ऑटोमेटिकली TRH रिलीज होगा, वो TSH को एंटीरियर पिट्यूटरी के बेसोफिल सेल्स को सीक्रेट करे, ये स्टिमुलेट करेगा कि TSH सीक्रेट हो जाए। फिर TSH जो है थायराइड ग्लैंड को जो है स्टिमुलेट करेगा कि T3 और T4 की पैदावार हो। ओके, तो ये जो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से जो है अपना कंट्रोल होता है थायराइड हार्मोन का मैकेनिज्म। ओके, तो इसमें एक बात आप याद रखिए, TSH और T3 T4 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जब भी T3 या T4 का लेवल बढ़ जाएगा तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से TSH का लेवल कम हो जाएगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। और अपोजिट, तो आपने देखा होगा कभी जिसकी थायराइड की जो बीमारी होती है, थायराइड की जो रिपोर्ट आती है, तो मेनली ये T3 T4 और TSH लेवल देखा जाता है। ठीक है, देखा होगा किसी भी थायराइड पेशेंट आपके रिलेटिव्स के हों, ये हो T3 T4 और TSH। ठीक है, तो अगर TSH नीच कम है और T3 और T4 बड़ा रहेगा कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थायराइड हार्मोन्स, और अपोजिट अगर T3 T4 कम है तो TSH बड़ा रहेगा। तो TSH लेवल भी बहुत बड़ा इंडिकेटर है। अगर TSH ज़्यादा है यानी कि हाइपोथायराइडिज्म भी है। ओके, तो एक इंडिकेटर है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। ओके, थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में हम पूरे डिटेल्स हम वो लैब में कैसे हम ब्लड सैंपल को लेके थायराइड हार्मोन्स की क्वांटिटी कहते हैं, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए, हाइपोथायराइडिज्म में कितनी होती है यानी कम, हाइपरथायराइडिज्म यानी कि ज़्यादा थायराइड हार्मोन में होता है और क्या क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अभी इतना याद रख लीजिए, ये जो कंट्रोल या रेगुलेशन है एक तो है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से, फिर है ऑटो रेगुलेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। हाँ, एक तो नेगेटिव फीडबैक हो गया और एक ऑटो रेगुलेशन, यानी ये नेगेटिव फीडबैक के अलावा थायराइड ग्लैंड खुद ब खुद यानी अपने आप भी अपने थायराइड हार्मोन की मात्रा यानी जितनी सीक्रेशन करना है कंट्रोल कर सकता है। कैसे कंट्रोल कर सकता है? मेनली फूड आयोडीन के जरिए। ऑटो रेगुलेशन यानी ऑटो यानी खुद ब खुद, तो फूड आयोडीन के जरिए कैसे? आयोडीन कंटेंट इन डाइट एंड आयोडीन ट्रैपिंग आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगर आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने थायराइड ग्लैंड की सीक्रेशन और सिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि थायराइड ग्लैंड आपके थायराइड ग्लैंड में थायराइड हार्मोन कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो उसमें एक मैकेनिज्म में आयोडीन ट्रैपिंग है, यानी आयोडीन जो खाते हैं, आयोडीन जो केमिकल है वो ट्रैप हो जाता है सेल्स में। ठीक है, तो ये जो आयोडीन ट्रैपिंग की जो प्रतिक्रिया है या प्रोसीजर है, ये जो है फूड आयोडीन से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी अपोजिट। फॉर एग्जांपल, अगर आप आयोडीन की मात्रा खून में कम, डाइट में कम है, यानी आप कि जो भी खा रहे हैं आपके नमक में या उसमें आयोडीन कम है, टोटली जो आपके खान पान में आयोडीन कम मिल रहा है, तो जिस्म में कम जा रहा है, तो जब आयोडीन कम होता है तो जाहिर बात है कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन कम हो, लेकिन कुछ हद तक, इन कुछ लिमिट तक जो है थायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहेगा। कैसे रहेगा? आयोडीन ट्रैपिंग ज़्यादा हो जाएगी, यानी जितना भी है पूरा थायराइड टिश्यू को जाएगा, दूसरे जगह नहीं जाएगा, पूरा थायराइड ले लेगा ज़्यादातर। तो वो आयोडीन ट्रैपिंग की जो प्रक्रिया है यानी कि प्रोसीजर है वो ज़्यादा हो जाएगा। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी हिंदी उतनी साफ़ नहीं है, फिर भी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फिर अगर मिसाल के तौर पे आयोडीन की मात्रा ज़्यादा है, खान पान में हम बहुत ज़्यादा आयोडीन ले रहे हैं, तभी भी थायराइड हार्मोन उतना ही बनेगा। हाँ, आप ज़्यादा लेंगे तो ज़्यादा नहीं बनेगा। क्यों उतना बनेगा?
जब ये आयोडीन का जो लेवल यानी ट्रैपिंग यानी आयोडीन को जो थायराइड लेवल लेना है वो जो प्रोसीजर है वो कम हो जाता है यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हो गया रेगुलेशन यानी थायराइड हार्मोन का जो सीक्रेशन है बॉडी में कैसे कंट्रोल होता है, एक तो नेगेटिव फीडबैक और एक ऑटो रेगुलेशन। नेक्स्ट स्टेप, अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। ये एक टारगेट सेल है, कंसीडर करिए। सो थायराइड हार्मोन जो है अपने टारगेट सेल पे कैसे एक्ट करता है, यानी थायराइड हार्मोन तकरीबन हर ऑर्गन पे एक्ट करता है, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लंग्स से, हर ऑर्गन्स पे जाके उसका एक्शन होता है तकरीबन ऑलमोस्ट ऑल। ओके, तो जो भी सेल्स है, दिमाग का होगा, न्यूरॉन होगा, हार्ट का कार्डियक सेल होगा या कार्डियक मसल होगा, उस ऑर्गन पे थायराइड हार्मोन जो है कैसे एक्ट करता है। तो एक कंसीडर करिए टारगेट सेल है, हाँ, हार्ट का सेल है या नर्व का सेल है, किडनी का सेल है, कोई भी सेल, तो सेल का उसका सेल मेम्ब्रेन रहेगा, उसका न्यूक्लियस रहेगा, ठीक है। तो ये जो ब्लड में यानी कि खून में जो ये हार्मोन्स होते हैं T3 एंड T4, ओके, जो खून में जो ब्लड में जो सर्कुलेशन में रहते हैं, ये टारगेट सेल में जाएगा और उसके अंदर तक चला जाएगा T3 T4। दूसरे जो हार्मोन्स होते हैं यूजुअली प्रोटीन हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर्स पे एक्ट होते हैं, लेकिन ये जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस से, एनर्जी डिपेंडेंट। तो ये जो कैरियर प्रोटीन से अंदर चला जाएगा सेल के अंदर, ओके। सेल के अंदर जाकर ये जो हार्मोन्स हैं ये बाइंड डिफ्यूज होगा न्यूक्लियस के अंदर। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है यहाँ पे थायराइड रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। वो जो थायराइड रिसेप्टर्स पे एक्ट करके थायराइड रेगुलेटरी प्रोटीन्स पे यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको जो स्टिमुलेट करके अल्टीमेटली बहुत से प्रोसेस होते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, आसान शब्दों में बता दूंगा कि mRNA हो जाएगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस एक होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसके ज़रिए mRNA यानी मैसेंजर RNA पैदा हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जब थायराइड हार्मोन अपने टारगेट सेल को जाएगा, यानी कि दिमाग को चला गया या हार्ट को चला गया, किडनी को चला गया, मसल को चला गया, बोन को चला गया, उसके सेल्स पे एक्ट करके थायराइड हार्मोन्स अल्टीमेटली मैसेंजर आरएनए की पैदावार बढ़ा देगा न्यूक्लियस पे एक्ट करके, ठीक है। तो ये मैसेंजर आरएनए क्या करेंगे, ये जो है मैसेंजर आरएनए अल्टीमेटली इंक्रीज इन दी प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स की पैदावार जो न्यूक्लियस से होती है वो ज़्यादा करेंगे सेल के अंदर। फिर उसके बाद जो है सोडियम पोटेशियम एटीपेस के भी लेवल जो है बढ़ा देंगे। उसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया के एंजाइम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का लेवल जो है ये भी बढ़ा देंगे। तो यानी थायराइड हार्मोन किसी भी सेल पे जब एक्ट करेगा सीधा न्यूक्लियस पे जाके mRNA यानी मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को बढ़ाएगा और इतना सब करेगा। इसका इतना आसान नहीं है, बीच में जो है सेकेंड मैसेंजर्स होता है, वो होता है। मैं आपको बहुत सिंपल लफ्ज़ में बहुत से प्रोसेस को बीच में छोड़ देकर डायरेक्ट बता दिया कि अल्टीमेटली क्या होगा, ठीक है। तो मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है, अल्टीमेटली mRNA बनेगा और अल्टीमेटली जो है सेल्स के अंदर प्रोटीन और एंजाइम की मात्रा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और रेगुलेशन। फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे बढ़ते हैं, डिस्क्राइब द फिजियोलॉजिकल एक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स बॉडी में क्या क्या चेंजेस करता है, तो यानी अगर उसकी डिफिशिएंसी होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, यानी एक्सेस होगी तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, तो आपको इससे समझ में आ जाएगा। सो बॉडी में थायराइड हार्मोन करता क्या, यानी फिजियोलॉजिकल एक्शन और फंक्शंस भी कह सकते हैं उसको। तो एग्जाम में वो भी 5 मार्क्स में पूछ सकते हैं सवाल, थायराइड हार्मोन के फंक्शंस डिस्क्राइब करिए। सो अफेक्ट ऑन ग्रोथ एंड टिश्यू डेवलपमेंट। तो हम एक 1 बाय 1 इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है थायराइड हार्मोन जो है नॉर्मल बॉडी की जो ग्रोथ होती है, हाँ ग्रोथ होती है यानी छोटे बच्चे से हम बड़े अडल्ट हो जाते हैं, तो ये ग्रोथ और उसकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो कैसे ज़रूरी है, क्योंकि जो स्केलेटन का जो मेनली जो हाइट बढ़ती है ग्रोथ हार्मोन से, ठीक है, लेकिन थायराइड ग्लैंड भी बहुत ज़रूरी है बॉडी की टिश्यू डेवलपमेंट के लिए। अगर उसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डॉर्फिज्म यानी हाइट अल्टीमेटली कम हो जाती है। तो हाइपोथायराइडिज्म में देखिए कि बच्चे की हाइट ही नहीं बढ़ती है, क्योंकि उसका अगर ग्रोथ हार्मोन भी बराबर हो लेकिन अगर थायराइड हार्मोन की कमी है तो उसकी ग्रोथ यानी बॉडी डेवलपमेंट नहीं होता, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी है नॉर्मल बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए। तो कैसे करेगा ये बॉडी ग्रोथ डेवलपमेंट,
तो जैसे आपने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में देखा, जो थायराइड हार्मोन जब टारगेट सेल्स में जाता है, स्केलेटल मसल के हमारे बोन सेल्स में है या मसल सेल्स में, उसमें जाके क्या करेगा, प्रोटीन्स और एंजाइम्स पैदा करेगा, जिससे जो है वो सेल्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगी। जैसे कि बोन डेवलपमेंट है, जहाँ पे एनकॉन्डल डेवलपमेंट करेगा, टीथ डेवलपमेंट है, नॉर्मल साइकिल ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरेशन ऑफ एपिडर्मिस, यानी कि इवन स्किन के भी हेयर फॉलिकल्स एंड नेल्स, उसको भी डेवलप करेगा। फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू कैरेक्टरिस्टिक्स को भी अल्टर करेगा, यानी कि जो सबक्यूटेनियस टिश्यू, यानी कि ये जो स्किन के अंदर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू होती है, यानी चर्बी वगैरह, उसके कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करेगा, यानी कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो ग्राउंड सब्सटेंस जो रहता है, उसके पैदावार को कम करता है। तो जब हाइपोथायराइडिज्म, यानी कि जब थायराइड हार्मोन कम होता है, तो वो ग्राउंड सब्सटेंस यानी जो सबक्यूटेनियस टिश्यू रहता है, यानी कि जो स्किन के नीचे की जो चर्बी की लेवल जो रहती है, उसकी पैदावार ज़्यादा होने पर एडिमा नज़र आता है हमको। हम वो डिस्कस करेंगे मिक्सिडीमा या क्रिटिनिज्म में, जो हाइपोथायराइडिज्म की जो बीमारियां हैं, तो उसमें जो है ऐसा सूजन क्यों आती है, दूसरे आपको बॉडीज़ में सूजन आती है, तो वही सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को जो है ये लेवल को एडजस्ट करता है। फिर और एक इंपॉर्टेंट क्या है, टिश्यू डिफरेंशिएशन एंड मैच्योरेशन, यानी कि थायराइड हार्मोन जो है ग्रोथ के अलावा टिश्यू की डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन में इंपॉर्टेंट है। अब इसको समझने के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट की तरफ गौर करना पड़ेगा कि absence of metamorphosis of tadpoles into the baby frogs after experimental removal of the thyroid gland in tadpoles, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया था फ्रॉक्स में, यानी कि मेंढक में। तो जो बेबी मेंढक रहता है, यानी कि टैडपोल, ठीक है, अगर जो बेबी मेंढक से जो एक मैच्योर अडल्ट मेंढक बनता है, यानी कि बड़ा मैच्योर्ड फ्रॉग, हाँ, मैच्योर्ड फ्रॉग में जैसे कि उसके जो भी हाथ पैर होते हैं, आँख नाक कान, जो भी मैच्योर्ड फ्रॉग होता है, तो जो एक टैडपोल यानी कि जनरली जो इमेच्योर एक जैसा एक अंडा होता है, उससे जो है इतना मैच्योर्ड आदमी या एक मैच्योर्ड इंसान या मैच्योर्ड जानवर जो पैदा हो जाता है, इसके हाथ पैर है, नाक है, तो ये इसको क्या टिश्यू डेवलपमेंट या मैच्योरेशन कहते हैं, जिसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। यानी कि एक मामूली सेल से पूरे हाथ पैर आ गए, आँख आ गई, पूरे डिफरेंट पार्ट्स आ गए, तो इसको क्या डिफरेंट मैच्योरेशन या मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया था, जो टैडपोल यानी बेबी फ्रॉग है, यानी अभी डेवलप नहीं हुआ पूरी तरीके से, उसके अंदर अगर थायराइड ग्लैंड निकाल दे, हाँ, थायराइड ग्लैंड इसमें भी होता है, जानवरों में भी होता है, तो उसमें अगर निकाल दे तो क्या होगा, तो क्या होगा, देखा गया कि ये जो मेटामॉर्फोसिस है वो नहीं हुआ, यानी कि जो टैडपोल हुआ, जो फ्रॉग डेवलप हुआ, थोड़ा बहुत ग्रोथ तो हुआ, लेकिन जिससे हाथ निकलने हैं, पैर निकलने हैं, वैसा नहीं हुआ, यानी ग्रोथ नहीं हुई, यानी मैच्योरेशन नहीं हुआ। उसी तरह इंसान में भी ये टिश्यू डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन के लिए थायराइड हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। उसके अलावा रोल इन डेवलपमेंट ऑफ नर्वस टिश्यू, यानी जो दिमाग की जो टिश्यू है, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड में जो न्यूरॉन्स जो बनते हैं ना, तो न्यूरॉन्स के अंदर होता है डेंड्राइट्स होता है, एक्सॉन्स होता है, तो इसके डेवलपमेंट के लिए हाँ ये बहुत ज़रूरी है। और माइलिनेशन यानी न्यूरॉन के अंदर जो माइलिन शीट होती है, उसके बारे में उसके डिस्कशन करेंगे हम CNS में कि न्यूरॉन के पार्ट्स क्या है। सो खुसूसी तौर पे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लियन, इंटरनल ईयर, जो दिमाग के ये जो हिस्से हैं, इसके डेवलपमेंट के लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी है। स्पेशली बच्चे के जो पहला साल होता है, पैदा होने से लेके पहले साल तक जो है, जो उसका जो दिमाग का जो विकास होता है, उसके लिए थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी है। हाँ, सो इट इज़ वन ऑफ द रिवर्सिबल काजेस ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, यानी जो मेंटल रिटार्डेशन होता है, यानी दिमाग का डेवलपमेंट नहीं होता। अगर हम पहले ही बच्चे को जब अभी 6 महीने का है, 4 महीने, जब भी हमको अगर थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी है, इसमें अगर पता चल गया और हमने जब से अगर वो थायराइड हार्मोन देना शुरू किया, तो हम शायद इस चीज़ को रोक सके और मैच्योरेशन, नॉर्मल दिमाग का जो मैच्योरेशन है या डेवलपमेंट है, वो बराबर हो सकता है। फिर है सेकेंड इंपॉर्टेंट, पहला एक्शन है बॉडी ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, सेकेंड इंपॉर्टेंट है इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक रेट। सो थायराइड हार्मोन जो है बॉडी का जो है इन जनरल मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, यानी कि जिस्म में जो है हीट, यानी कि बॉडी में जो हीट जो प्रोडक्शन होता है, यानी मेटाबॉलिज्म, हर चीज़ की जो प्रतिक्रिया होती है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड दी बेसल रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजम्पशन, यानी ऑक्सीजन को जो कंजम्पशन होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि नॉर्मल अगर ऑक्सीजन कंजम्पशन समझिए 225 से 250 ml पर मिनट है, यानी ऑक्सीजन की जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है, थायराइड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। अगर हाइपरथायराइडिज्म है, यानी कि ज़्यादा थायराइड हार्मोन जिस्म में है, तो वो जो है 400 ml पर मिनट हो जाएगा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। और अगर हाइपोथायराइडिज्म है, तो हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होकर 150 भी हो सकती है। तो अगर नॉर्मल 200 से 225 ml पर मिनट हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो हाइपर में ज़्यादा होगा और हाइपो में कम, यानी कि थायराइड हार्मोन जो है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा जिस्म के, ठीक है।
अगर हम मेटाबॉलिज्म के जो डिफरेंट पैरामीटर्स पे गौर करें, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, ये जो डिफरेंट जो डाइटरी मेटाबॉलिज्म्स है, उसमें क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर का मेटाबॉलिज्म है, इसमें अल्टीमेटली शुगर का लेवल जिस्म में बढ़ जाएगा। तो कैसे बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, यानी कि न्यूरोग्लूकोन ग्लूकोज की पैदावार ज़्यादा करेगा, ग्लाइकोलाइसिस करेगा, यानी ग्लूकोज की प्रोडक्शन है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस से जो डिफरेंट जो मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट के उसको स्टिमुलेट करेगा और कंट्रोल करेगा ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में। ओके, तो अगर थायराइड की डिफिशियंसी में ये जो है या एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होता है। फिर जो है फैट्स मेटाबॉलिज्म, यानी कि जो चिकना होता है जिस्म में, उसको भी ये क्या मोबिलाइज फ्रॉम द फैट्स फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू और कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। तो अगर थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी हमारे जिस्म में है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। जो हाइपोथायराइड जिसको हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड की डिफिशियंसी है, उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल और ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाता है, तो ये जनरली कोलेस्ट्रॉल को घटा देता है। फिर प्रोटीन्स, जो जिस्म की जो प्रोटीन्स होती है, यानी ताकत की जो चीज़ है, अगर नॉर्मल क्वांटिटी में अगर थायराइड ग्लैंड हमारे जिस्म में है तो ये एक एनाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स करेगा। एनाबॉलिज्म यानी प्रोटीन्स को बिल्ड करेगा, बॉडी के जो मसल के प्रोटीन्स है जो भी, उसको बढ़ा देगा, जिससे पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस कहते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे जिस्म में अगर थायराइड ग्लैंड है, जैसे कि हाइपरथायराइडिज्म, तो वो कैटाबॉलिज्म करेगा। कैटाबॉलिज्म यानी कि प्रोटीन्स को डिस्ट्रॉय करेगा और नेगेटिव नाइट्रोबैलिजेंस होगा, यानी मसल वीकनेस हो जाएंगे। हाँ, और क्रिएटिन लेवल जो है मसल का जो है खून में नज़र आएगा और यूरिन में नज़र आएगा, तो वो चीज़ है प्रोटीन्स में। देन विटामिन्स, तो जैसे कि थायराइड हार्मोन्स जो है इन जनरल अपने प्रोटीन्स और एंजाइम्स के लेवल को बढ़ाते हैं, तो बहुत से एंजाइम्स के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो रिलेटिवली विटामिन्स की कमी महसूस होती है जब थायराइड हार्मोन ज़्यादा हो। और एक एग्जांपल है विटामिन ए की जो पैदावार होती है, कैरोटीन से जो विटामिन ए बनता है, केमिकल है कैरोटीन से विटामिन ए, तो उसकी पैदावार के लिए भी थायराइड हार्मोन T4 ज़रूरी है। तो अगर उसकी डिफिशियंसी है तो विटामिन ए नहीं पैदा होगा और कैरोटीन बॉडी में जमा होगा और जिस्म जो पीला नज़र आएगा। ये नॉर्मल जॉन्डिस यानी कि इरखान अलग होता है, वो जॉन्डिस में जो है यहाँ पे आपको स्क्लीरा पे येलोइश दिखेगा, लेकिन कैरोटीनियम में स्क्लीरा पे येलो नहीं दिखेगा, लेकिन दूसरे जिस्म के इस पे येलोइश कलर दिखेगा। ओके, तो उसको कैरोटीनियमिया हो गया, यानी कैरोटीन से विटामिन ए नहीं पैदा होगा, यानी विटामिन ए की फिर से डिफिशियंसी या कमी महसूस होगी जिस्म में। फिर दूसरे पार्ट पे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, जैसे मैंने आपको बताया, थायराइड हार्मोन जो है ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ा देगा जिस्म का, जिससे प्रोड्यूस आपको हीट पैदा होगी। तो वो ऑक्सीजन कंजम्पशन कैसे बढ़ेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो जो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा, रेस्पिरेटरी मिनट वेंटिलेशन, जितनी जो सांस लेते हैं वो बढ़ जाएगा, जिसका लेवल ये जो सब है हाइपर कैप्नियन हाइपोक्सिया, यानी कभी कार्बन डाइऑक्साइड लेवल और हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन लेवल कम हो, तो ये सब चीज़ें होके अल्टीमेटली इसका क्या है, ऑक्सीजन लेवल आपके सेल्स को ज़्यादा पहुँचाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। इंक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, ओके, यानी कि आरबीसी की पैदावार भी ज़्यादा करेगा, जिससे जो है ऑक्सीजन लेवल आपके सेल्स पे ज़्यादा हो, यानी कि ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो और आपके सेल्स को ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचे। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ज़रिए ये स्टिमुलेट करेगा। फिर हार्ट को भी ये एक्ट करेगा, हार्ट यानी दिल, तो हार्ट या हृदय या दिल पे कैसे करेगा, अल्टीमेट इफेक्ट है इसका, हार्ट रेट को बढ़ा देगा, बीपी को बढ़ा देगा। और बीपी के दो पैरामीटर होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, डायस्टोलिक को कम करेगा, और हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी बढ़ा देगा। तो इसका या तो डायरेक्ट इफेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट से करेगा। डायरेक्ट इफेक्ट यानी कि डायरेक्ट सीधा कार्डियक मसल सेल में जाएगा, साइक्लिक AMP यानी सेकेंड मैसेंजर के जरिए स्टिमुलेट करेगा कार्डियक मसल को के जोर से धड़के, यानी कि हार्ट रेट को बढ़ा देगा, हार्ट कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ेगा, इससे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। इनडायरेक्टली पेरिफेरल रेजिस्टेंस को कम करेगा, तो तो डायलिटेशन होगा, यानी कि खून की नलियां ओपन होगी, हाँ, जिससे जो है ब्लड प्रेशर कम होगा, क्योंकि इसका मेन ज़्यादा हीट प्रोडक्शन होने से ब्लड की जो खून की नलियां हैं वो वेसो डायलिटेशन हो। वेसो डायलिटेशन यानी कि खून के नलियों का डायमीटर बढ़ जाता है। वेसो कंस्ट्रिक्शन यानी कि खून के नलियों के का डायमीटर कम हो जाता है। वेसो डायलिटेशन होने की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे कि एड्रीनर्जिक हार्मोन स्टिमुलेट होकर एड्रीनर्जिक सिस्टम से यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से जो है ये सब चीज़ें जाते हैं, यानी कि अल्टीमेटली आपका टैकीकार्डिया यानी हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, यानी कि जो खून का जो पंप होता है हार्ट कम होगा। तो जब हाइपोथायराइडिज्म होगा तो बीपी कम होगा, अगर हाइपरथायराइडिज्म रहेगा तो बीपी ज़्यादा रहेगा, ठीक है।
तो वेसोडाइलेटेशन होगा, ये सब कार्डियक इफेक्ट्स है। फिर जो है दूसरे नर्वस सिस्टम में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, उसकी नॉर्मल जो है डेवलपमेंट, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो कमी हो तो मेंटल रिटार्डेशन यानी कि नर्वस दिमाग का विकास नहीं होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा। हाँ, तो ऐसा देखा गया है कि जैसे कि ज़्यादा अगर जिसमें थायराइड हार्मोन होगा है तो उसमें इरिटेबिलिटी होगा, हाँ, ये नींद सही नहीं होगी, इंटेलेक्चुअल लेवल कम होगा, मेमोरी कम हो जाएगी। हाइपोथायराइडिज्म यानी जिसमें थायराइड हार्मोन की कमी है उसमें क्या सोमनोलेंस यानी ज़्यादा नींद, हाँ, और उतना एक्टिवनेस नहीं देखा जाता, और ये बहुत से चीज़ें देखा जाती हैं नर्वस सिस्टम यानी कि अल्टीमेटली नॉर्मल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए भी थायराइड हार्मोन बहुत ज़रूरी है। फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार जो है थायराइड हार्मोन की जो डिफिशियंसी यूजुअली प्रेगनेंसी के दौरान डायग्नोस होती है, या यूजुअली जो जब इनफर्टिलिटी होती है यानी बच्चे जब पैदा नहीं होते रहते हैं तो जब आप टेस्ट कराते हैं तो थायराइड हार्मोन की कमी महसूस दिखाई देती है। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों में ये अफेक्ट करता है। मेल्स में भी जो है ये जो है लिबिडो को डिक्रीज करता है, या अल्टीमेटली जो है अगर ज़्यादा भी हो तो इम्पोर्टेंस हो सकता है। फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं, जो रेगुलर मंथली साइकिल्स होती है, उसमें भी ये अफेक्ट करता है, यानी कि अगर थायराइड हार्मोन कम हो तो मेनोरेजिया यानी कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है, या पॉलीमेनोरेजिया हो सकता है, या इरेगुलर ब्लीडिंग्स हो सकती है, इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, या बिल्कुल ही ब्लीडिंग नहीं हो सकती। और अगर हाइपरथायराइडिज्म है तो ओलिगोमेनोरिया भी देखा जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो, ओलिगोमेनोरिया यानी ब्लीडिंग की जो लेवल है कम हो जाती है। तो ये जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी थायराइड हार्मोन्स अफेक्ट करता है। उसके अलावा अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, जैसे कि पिट्यूटरी है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, और जो रिप्रोडक्टिव की ईस्ट्रोजन एंड्रोजन रेशियो है इसको भी बढ़ा देता है। उसके अलावा पैराथायराइड ग्लैंड और विटामिन डी यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के जो चीज़ होते हैं इसको भी थायराइड हार्मोन जो है कम कर देता है। देन किडनी पे जो है किडनी का जो खून का दौरान है जिसको रीनल प्लाज्मा फ्लो कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट और ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इंक्रीज कर देता है, यानी कि अल्टीमेटली जो है किडनी की जो खून का दौरान है, किडनी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए भी थायराइड हार्मोन ज़रूरी है। इसके अलावा जो है ये थायराइड हार्मोन जो है एड्रीनर्जिक सिस्टम यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जिसमें एड्रीनालिन नॉन एड्रीनालिन रिलीज होता है उसके साथ साइनर्जिस्टिकली ये काम करते हैं। तो मैं आपको जस्ट हाईलाइट किया हूँ, इसके अलावा बहुत से फंक्शंस हैं। जस्ट अभी आपको मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, मुझे टाइम ज़्यादा परमिट नहीं करेगा कि ज़्यादा डिटेल्स इसके और बताऊं। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव और लास्ट पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड यानी कि अल्टर्ड सिक्रीशन यानी कि हाइपरथायराइडिज्म किसे कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म किसे कहते हैं, उसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट कैसे करें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।